वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2025 और 19 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन के नए अध्यक्ष और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, किस राज्य ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? कर्नाटक ने। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया? कुशीनगर। धरती आबा जन भागीदारी अभियान जिसे 15 जून 2025 को शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। चेन्नई में कब से कब तक पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन होगा? 18 से लेकर 27 जून 2025 तक। भारत की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने किस देश की खिलाड़ी के साथ 15 जून 2025 को गुइमारेस पुर्तगाल में आयोजित $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता? फ्रांस के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थानांतरित किया? विजयवाड़ा। 15 जून 2025 को स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट के दौरान पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हैं आर्मड डुप्लांटिस। ये थे कल के क्वेश्चनों के रिवाइज हमने कर लिया है। कल हमने पढ़ा कि करंट और टेस्ट सीरीज वार्षिक करंट अफेयर्स की आप ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेज ऐप में। मात्र 50 रुपये के अंदर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास का डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली PDF मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। पूरे मात्र 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। डेली आपको ये सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज है 19 जून 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत करके भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है और भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो वो किया है बिहार ने। किसने किया है? बिहार राज्य ने। क्योंकि अब की बार जो मोबाइल जो वोट मतदान होंगे वो क्या है, घर बैठे मोबाइल के जरिए अपना जो है वोट मतदान कर सकते हैं। तो मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की है? बिहार ने। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा बन चुका है? बिहार बन चुका है। अब बिहार की बात है, ये तो 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ बिहार के अंदर। इसके अलावा बिहार के अंदर बनेगा मखाना बोर्ड। क्या बनेगा? बजट के अंदर घोषणा हुई है कि बिहार के अंदर मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ये 2 चीज़ें बिहार से रिलेटेड भी साथ में पढ़ लेना। देखो डिटेल। पहला राज्य बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। यह घोषणा बिहार के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है दीपक प्रसाद ने ये घोषणा की है। बिहार के जो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है दीपक प्रसाद, उन्होंने घोषणा कर दी। यह प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निकाय चुनाव में प्रयोग की जाएगी। यानी कि बिहार के अंदर जो नगर निकाय चुनाव है ना, 28 जून को वहाँ पे चुनाव होंगे, तब वहाँ पे क्या है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत होगी। मतदान का तरीका, मतदाता एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का उपयोग करके बिना मतदान केंद्र जाए अपना वोट डाल सकेगा। उसको मतदान केंद्र जाना नहीं पड़ेगा, वो घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल से ही अपना जो है वोट डाल सकेगा। ई वोटिंग का अर्थ क्या है? ई वोटिंग का मतलब है कि मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए दूर से मतदान किया जा सकता है। ये बैठे बैठे सब आने वाले समय में हर चीज़ें हर काम घर बैठे बैठे होने लग जाएगा, कहीं किसी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये देखो आपके सामने अपने
केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हरियाणा के मानेसर में किया है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर एक मानेसर शहर है जहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, उद्घाटनकर्ता टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कहाँ पर है? हरियाणा के मानेसर के अंदर। इससे संबंधित कंपनी कौन सी है? यह टर्मिनल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में बनाया गया है। ये जो टर्मिनल है कहाँ पर बनाया गया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के संयंत्र में बनाया गया। और ये लगभग 45 एकड़ जमीन के अंदर ये फैला हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। देश का सबसे बड़ा है ये। इसमें सुविधा क्या रहेगी? इस टर्मिनल के शुरू होने से माल ढुलाई में तेजी आएगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी हो जाएगी। ये चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि इस टर्मिनल के शुरू होने से जो माल ढुलाई है ना उसमें तेजी आएगी और लॉजिस्टिक्स लागत के अंदर भी कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? लगा लो 20% को स्टार। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया है? अब की बार आपको पता है अपने 2025 के अंदर किसको किया है? गगनयान को। किसको किया है? जो 2025 है उसको गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है अपने अब की बार। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 2026 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया है। कब किया है? 2026 को। और अपने वाला याद रखना 2025 के अंदर किसको? गगनयान वर्ष घोषित किया। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2 मई 2024 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया था। यानी कि घोषणा इसकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब सूचना आई है और ये पूरी सूचना हो चुकी है कि 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित हो चुका है। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को वैश्विक मंच पर मान्यता देना और उनकी भूमिका को उजागर करना और उनकी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि हर कार्य है, हर क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित बस योगदान बढ़ना चाहिए। बस पुरुषों का कोई लेना देनी है, बस महिलाओं का सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। तो भूमिका को उजागर करना, उनकी चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। भारत में लगभग 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि कार्य में संलग्न है और इसके बावजूद केवल 8.3% महिलाओं के पास ही कृषि भूमि का स्वामित्व है। क्या बात कही है भी। देखो भारत के लिए क्या महत्व है। 80% आर्थिक रूप से जो महिलाएं ना वो कृषि कार्य में संलग्न है और केवल 8.3% जो महिला है उनके पास केवल कृषि भूमि का ही स्वामित्व है। तो ये सारी चीजें भी आपको मैंने बढ़िया तरीके से बता दी, पढ़ लेना, बस याद रख लेना अच्छे तरीके से। भारत ने हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की है जो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आवश्यक हुआ है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न टपकेगा। कल मैंने आपको एक क्लास दी थी G7 की। कल मैंने आपको एक क्लास दी थी, छोटी सी 7-8 मिनट की क्लास थी G7 की, जो सम्मेलन हुआ है कनाडा के अंदर। उसमें मैंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच में पिछले 5-6 दिनों से युद्ध चल रहा है। तो उसी को लेकर इसमें क्या है, अपने कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनको इस किस ऑपरेशन के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की? वो है ऑपरेशन सिंधु। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था जब रूस और उसमें युद्ध हुआ था ना यूक्रेन के बीच में। तो उसमें क्या है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। एक है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। और अभी ताज़ा प्रश्न आया ऑपरेशन ब्रह्मा, जो भारत ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। अभी 1-2 दिन में मैं आपके लिए छोटी सी क्लास एक ऑपरेशन की उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो ये छोटी छोटी क्लासें आपको मिलेगी। और अभी आज ताज़ा मैं आपके लिए जो भारत के अंदर 91 रामसर साइट स्थल हुए ना, उनकी मैं क्लास आज आपको देने वाला हूं। देखो, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंधु। उद्देश्य क्या है? ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, ऑपरेशन है सिंधु।
इसमें निकाले गए नागरिकों की संख्या है 110 भारतीय छात्र हैं और ये छात्र उत्तर ईरान के अंदर फंसे हुए थे और उनको कहाँ पर ले जाया गया, सफलतापूर्वक आर्मेनिया के अंदर पहुंचाया गया है। ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पूछेगा, बस ये ऑपरेशन का नाम ही पूछेगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंधु। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो ये सिप्री है ना, सिप्री, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सीधी सी बात है, एक दो एग्जाम मैंने देखे हैं कि इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग कितने परमाणु हथियार हैं, तो ये हैं 180। कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी 180। देखो डिटेल इसकी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास 2025 में 180 परमाणु हथियार हैं, जो 2024 के अंदर 172 ही थे। अब देखो 2024 में 172 थे और 2025 में कितने हो गए, 180। पाकिस्तान के पास है 170 और चीन के पास कितने हैं, 600 परमाणु हथियार है। क्या बात है भी, सबसे ज़्यादा देखो चीन के पास है 600 और पाकिस्तान के पास 170 है और अपने भारत के पास अब कितने हो गए, 180। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को किस संगठन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। ये देखो आपके सामने अपने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, इनको बनाया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। और अभी इसका मुख्यालय है वो अपने भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत की एक प्रमुख पहल है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में की थी। यानी कि सबसे पहले जब इसकी बात हुई थी ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इसकी बात हुई थी सबसे पहले 9 अप्रैल 2023 को। कहाँ पर है, कर्नाटक के मैसूर में। ये चीज़ें मैंने पहले करवाई आपको। यह घोषणा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। इसमें वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, ध्यान रखना। ये भी मैंने बताया था अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, लेकिन अब अध्यक्ष याद रखना भूपेंद्र यादव। और महानिदेशक कौन है, भारत के एसपी यादव को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दो चीजें नोट कर लेना, अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और महानिदेशक एसपी यादव। ईरान ने हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ये चीज़ें भी ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी ये है जो युद्ध का मामला है, काफ़ी छिड़ चुका है और मुझे लग रहा है अभी काफ़ी लंबा चलेगा। ईरान ने हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन, कौन सा है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3, ये ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल, तो अभियान का नाम याद रखना, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। इसके समय है यह अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा है, जिसमें इजरायली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। तीसरे दिन भी ये अभियान जारी है, जिसमें क्या इजरायली जो बुनियादी ढांचा है उसको निशाना बनाया गया है। इस अभियान को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। कारण क्या है कि यह ऑपरेशन ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों के जवाब में इसको शुरू किया गया। यानी कि जो ऑपरेशन है ये जो ईरान के जो परमाणु और जो सैन्य ठिकाने हैं ना, वहाँ पर इजरायली हमलों के जवाब के अंदर ये शुरू किया गया है। तो ये सारा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अपने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया और यहाँ पे ईरान ने इजराइल के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय ने 16 जून 2025 को किस महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की है। रक्षा मंत्रालय ने 16 जून 2025 को किस महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत की, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, साइबर सुरक्षा अभ्यास। नाम से पता चल रहा है साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत, साइबर सुरक्षा अभ्यास। तो यह अभ्यास डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 12 दिवसीय बहुचरणीय प्रशिक्षण अभ्यास है। ये 16 जून से लेकर 27 जून तक
चलेगा। 16 जून से स्टार्ट हुआ है, 27 जून तक चलेगा। इस अभ्यास का नाम साइबर सुरक्षा। क्या है? साइबर सुरक्षा। उद्देश्य प्रतिभागियों को वास्तविक साइबर खतरों का अनुकरण कर प्रशिक्षण देना। साइबर सुरक्षा, लचीलापन और रणनीतिक निर्णय क्षमता को बढ़ावा, ये उसका उद्देश्य है। 12 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा। डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा कौन सा साइबर सुरक्षा? वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? वियतनाम में ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल होने वाला कौन सा देश है बन चुका है? तो ये बन चुका है 10वां देश। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश बन गया वियतनाम में ब्रिक्स के? यानी कि वैसे तो बात करें ब्रिक्स के अंदर मुख्य 5 ही देश शामिल है, लेकिन और ये सदस्य देश बन रहे हैं, तो कौन सा देश शामिल हो गया 10वें नंबर का? तो वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल हो चुका है और ऐसा करने वाला ये 10वां देश बन गया। अब ब्रिक्स के अंदर वियतनाम, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान शामिल है। ये इतने देश शामिल है। 10 के 10 ये शामिल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 देश हैं वो ब्रिक्स के साझेदार देशों के अंदर शामिल है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वैसे तो मुख्य 5 ही देश शामिल है, लेकिन इनको सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस राज्य के राजगीर में बनेगा? देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र है वो किस राज्य के राजगीर में बनेगा? अब आपको पता होना चाहिए ये राजगीर है कहाँ पर। राजगीर है बिहार के अंदर। कहाँ पर है? बिहार के अंदर है, जहाँ पर देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। कहाँ पर है? बिहार के राजगीर शहर में। तो बिहार के राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। यहाँ 3 साल में शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो चुकी है। यानी कि चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 से बढ़कर इनकी संख्या कितनी होगी? 11। यहीं यहाँ का वातावरण शेरों के अनुकूल होने की वजह से शावकों की सर्वाइवल दर भी 100% की दर मीटर कितनी है? 100% मीटर है। का जो वातावरण देखें उनके अनुकूल है, इसलिए इनकी लगातार संख्या अब बढ़ेगी। तो बिहार के अंदर देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। अब आपको एक 1 लाइनर करंट का प्रश्न याद रखना, बड़ा गजब का है कि अमेरिकी विशेषज्ञों ने एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा कैंसर के इलाज में SPARC नामक एक तकनीक पर सफल प्रयोग किया है। इससे पहले आपको पता है कि कैंसर के इलाज के लिए तरह तरह के इलाज किए जा रहे हैं, तरह तरह की कोई दवाई वगैरह, वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही है, लेकिन किसी का सफल परीक्षण होता है, किसी का सफल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब अमेरिकी जो विशेषज्ञ है उन्होंने एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा कैंसर के इलाज में SPARC नामक एक तकनीक का सफल प्रयोग किया। इनकी सफल प्रयोग किया देखा है, हो सकता है आगे ये वैक्सीन आ सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। आज मैं आपको, कल तो मैंने G7 की क्लास दी थी छोटी सी, आज अपने जो 91 रामसर स्थल है ना उनकी चर्चा करेंगे इसमें क्लास के अंदर। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 फाइनल में साउथ अफ्रीका ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया को। तो रहा ऑस्ट्रेलिया को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? मंगोलिया, भारत, श्रीलंका, फ्रांस। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, और लगातार आपको बुक है वो बाजार के अंदर उपलब्ध है नानक क्लासेस के नाम से। पटवारी, वीडियो, 4th ग्रेड कांस्टेबल के लिए अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करंट आपको मिल रहा है। ये बुक लेना अच्छे तरीके से। और प्रताप क्लासेज ऐप में करंट की राजस्थान पुलिस की अलग से टेस्ट सीरीज है और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, उनकी अलग से टेस्ट पेपर है, तो उनका अभ्यास कर सकते हो क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। और इसके अलावा ये अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है 4th ग्रेड की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। निरंतर पढ़ते रहो और लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।